जनरल कैटेगरी के लोगों को गरीबी के आधार पर 10% आरक्षण मिलना सही है या गलत? पिछले कई महीनों से चल रही इस बहस पर आज विराम लग गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। यानी कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से 2019 के संविधान में 103वां संशोधन को संवैधानिक और वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने इसे सही ठहराया, जबकि चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस फैसले को मोदी सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या उसे पीएम मोदी की हार के तौर पर देखना सही नहीं होगा? 15 अगस्त 2022 को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भावुक होते हुए जो कुछ कहा और आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, दोनों को एक साथ देखिए और खुद तय कीजिए। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूँ। ये दर्द में कहे बिना नहीं रहता। मैं जानता हूँ शायद लाल किले का विषय नहीं होता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहाँ कहूँगा? देशवासियों के सामने नहीं कहूँगा तो कहाँ कहूँगा? और वो है किसी न किसी कारण हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में। हम नारी का अपमान करते हैं, स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इसे वैध मानते हुए ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण को बरकरार रखा है। इस मामले को लेकर 6.5 दिनों तक सुनवाई चली। बाद में 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। सबसे पहले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपना फैसला पढ़ा। उन्होंने माना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। वहीं पीठ में शामिल जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस बदलाव को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मदद के तौर पर देखने की बात कही। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने दोनों जजों से सहमति दिखाते हुए कहा कि आरक्षण का अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रखना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए है। वहीं विरोध में फैसला सुनाते जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है, लेकिन SC, ST और OBC को इस कोटे से बाहर रखने का फैसला असंवैधानिक है। मैं यहाँ विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहूँगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता की भावना को खत्म करने वाला और केवल भेदभाव और पक्षपात वाला है। वहीं चीफ जस्टिस यू ललित ने जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों पर सहमति जताते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराया। वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महिलाओं पर लाठीचार्ज किए जाने को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी सार्वजनिक मंचों से लगातार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी इन महिलाओं को लाठी और डंडों से बुरी तरह पीट रहे हैं। एक महिला तो पिटाई के बाद मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही पीएम मोदी के सपनों का नया भारत है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आज आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर कुल 40 याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके और साल 2019 में जनहित अभियान की तरफ से दायर याचिका प्रमुख है। याचिका में 3 ऐसे सवाल थे जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले को पूरी तरह गलत बता रहे थे। आखिरकार 5 जजों की पीठ को इन 3 सवालों पर फैसला करना पड़ा। सवाल नंबर 1, ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया है, क्या वह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? सवाल नंबर 2,
SC/ST वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को EWS आरक्षण से बाहर रखना संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। सवाल नंबर 3, राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए EWS कोटा तय करने का अधिकार मिलना संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है। 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए यही 3 सवाल तैयार किए थे। 13 और 14 सितंबर को केस की लिस्टिंग हुई, यानी कि बहस की तारीख मुकर्रर हुई। केंद्र सरकार की तरफ से बहस में हिस्सा ले रहे थे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, वहीं एडवोकेट मोहन गोपाल, एडवोकेट रवि वर्मा, एडवोकेट पी विल्सन और अन्य विरोध में थे। 13 सितंबर को जब सुनवाई शुरू हुई तो एडवोकेट मोहन गोपाल ने कहा, 8 लाख रुपए सालाना कमाई वाला कोई भी परिवार EWS कोटे का लाभ ले सकता है। हमारे देश में ज्यादातर परिवारों की मंथली इनकम 25,000 है, जबकि EWS कोटे का लाभ पाने की सीमा मंथली 66,000 रुपए है। यानी जो लोग भी इस कोटे का लाभ लेंगे उसकी आर्थिक स्थिति दूसरे वर्गों से बेहतर होगी। वहीं एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा का कहना था कि आरक्षण की व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से अन्याय झेलने वाले वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाना है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण की गरीबी मिटाने के लिए आरक्षण देने की नहीं, पैसे देने की जरूरत है ऐसे लोगों को। वहीं एडवोकेट संजय पारिक ने कहा कि EWS कोटे को अलग से रखना पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के गरीबों को संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने कहा, SC/ST OBC को अलग कर उच्च जातियों को EWS आरक्षण देने के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि शेर और बैल के लिए एक तरह का कानून बनाना भी उत्पीड़न ही है। समाज में जातिगत भेदभाव मौजूद है, इसके लिए मैं एकलव्य और महाभारत का जिक्र नहीं करना चाहता। देश के राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया, इससे जाहिर होता है कि भेदभाव अभी भी है। आरक्षण ही केवल इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की दवा है। वहीं प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने कहा कि मुझे EWS माने जाने से सिर्फ इसलिए अयोग्य ठहराया जा रहा है क्योंकि मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में पैदा हुआ हूँ। 10% कोटा मेरी उसी जाति की निंदा करता है जिसमें मैं पैदा हुआ। ऐसे में अनुच्छेद 19 के तहत समान अवसर के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत किसी विशेष जाति से जुड़े होने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित कर दिया गया है। जिसके बाद केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दलील देते हुए कहा, सरकार ने आरक्षण के 50% बैरियर को नहीं तोड़ा है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ताकि बाकी 50% जगह सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। इससे राज्य सरकारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का अधिकार मिलेगा। आर्थिक आधार परिवार के मालिकाना हक वाली जमीन, सालाना आय या अन्य सोर्स हो सकते हैं। आखिरकार इस मामले में सोमवार सुबह फाइनल फैसला आया, जिसके तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों में से 3 जजों ने EWS कोटे को सही माना, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और CJI UU ललित अल्पमत में रहे। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण के विरोध में कहा, इस अदालत ने 7 दशक में पहली बार भेदभावपूर्ण सिद्धांत को मंजूरी दी है। आर्थिक मानकों के आधार पर यह आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन इससे SC/ST और OBC वर्ग को बाहर रखना भेदभाव है। आरक्षण वंचितों को दिया गया है और इससे दूसरे वंचित समूहों को बाहर नहीं रखा जा सकता। आर्थिक रूप से कमजोर ज्यादातर लोग SC और OBC से हैं, लेकिन उन्हें यह कहकर बाहर रखना कि उनके लिए पहले से ही आरक्षण है अन्यायपूर्ण होगा। संशोधन के जरिए जो वर्गीकरण किया गया है वो मनमाना है और इससे भेदभाव पैदा होता है। हमारा संविधान बहिष्कार की अनुमति नहीं देता है और ये संशोधन सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है। इस तरह ये बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है। ये समान अवसर के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी सरकार जनवरी 2019 में 103वां संशोधन लेकर आई थी। संविधान में इस संशोधन के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का रास्ता खोल दिया गया। केंद्र सरकार ने साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण देने का कानून उच्च शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देकर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है।
जिस किसी की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है उसे आर्थिक रूप से कमजोर माना गया, यानी कि 66,000 रुपए तक की मासिक आय वाले सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की है। यह उस नए भारत की तस्वीर है जहां के नरेंद्र मोदी स्वयं कई मंचों से बार बार महिलाओं के सम्मान की बात कर चुके हैं, लेकिन लगता है सीएम योगी की पुलिस तक यह बात ही नहीं पहुंची, या फिर उन्होंने सुनकर अनसुना कर दिया। पहले यह वीडियो देखिए। वीडियो में 2 महिलाएं दिख रही हैं। पहले महिला पुलिस उन पर लाठी डंडी चला रही थी, लेकिन बाद में पुरुष पुलिस भी उनके साथ हुई। 2 पुरुष पुलिस वाले दोनों हाथों से महिलाओं पर डंडे बरसा रहे हैं। यह महिलाएं जान बचाकर भागी तो फिर दोनों पुलिस वाले किसी अन्य महिला को पीटने में लग गए। दोनों तब तक लाठी बरसाते रहे जब तक महिला बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिर गई। बाकी महिलाओं को पुरुष पुलिस के सामने मैदान छोड़ना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये महिलाएं अंबेडकर प्रतिमा पर कालिख पोतने का विरोध कर रही थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वाजिदपुर मोहल्ले की है। विवाद की शुरुआत शनिवार को हुई जब कुछ अराजक तत्वों ने अंबेडकर प्रतिमा पर कालिख पोत दिया, जिसके बाद रविवार को घटना से आक्रोशित कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर गईं। खबर मिली है कि प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की और मारपीट की, जिसके बाद अपनी सहयोगी महिला कर्मियों को बचाने के लिए पुलिस कर्मियों कर रही महिलाओं पर जमकर लाठीचार्ज किया। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर यूपी पुलिस से काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। प्रियम सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, महिलाओं का लाठियों से सम्मान करती यूपी पुलिस के सिपाही, कुछ तो शर्म करो। निवेश बेनीवाल नाम के एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडकर नगर में बाबा साहब की मूर्ति के पास नींव खुदाई का विरोध कर रही महिलाओं पर योगी की पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठियां भांजी। वहीं समाजवादी नेता आईपी सिंह ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की आत्मनिर्भर पुलिस आपाक होकर महिलाओं पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर रही है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, बाबा साहब ने कहा था वे एक समाज की प्रगति उसके महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापते हैं, और आज यूपी की हालत इतनी बदतर हो गई है कि बाबा साहब की मूर्ति के अपमान का विरोध कर रही हमारी माताओं और बहनों को इस बर्बरता से पीटा गया। ये तो महिलाओं पर पुरुष पुलिस के लाठीचार्ज की कहानी थी, लेकिन आखिर में आपको छोड़े जाता हूँ भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की तस्वीर के साथ। मध्य प्रदेश में गुंडों की तरह पिटाई कर रही यह भीड़ महिलाओं की, पिटाई भी एक महिला की ही हो रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि मारपीट करने वाली महिलाएं नशे में धुत हैं। ब्रजेश राजपूत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, उड़ता इंदौर, नशे में धुत लड़कियों का पब के बाहर मारपीट का वायरल वीडियो। मारपीट करने वाली लड़कियों के खिलाफ इंदौर पुलिस ने मामला दर्ज कर हमला करने वाली लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है